नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज के अंदर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पदार्थों की अवस्था में बदलाव। यानी इससे पहला लेक्चर हमने किया था, पिछला क्लास हमारी थी पदार्थों की अवस्था, यानी जो हमने 5 अवस्थाओं की बात की थी। उसके बाद ये होता है कि जो अवस्थाएं 5 अवस्थाएं आ रही है, जिनमें से हमारी 3 मेन अवस्थाएं थी, उनके अंदर बदलाव कैसे होता है, एक अवस्था दूसरी अवस्था के अंदर कैसे बदलती है और क्या कारण होते हैं बदलने के। कोई न कोई कारण लगता है तभी वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है। तो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और पिछले जो क्लास हमने छोड़ी थी, बीच में ही थी वो क्लास है, उसी से रिलेटिव क्लास है। तो अगर आप नए हो आज चैनल पर तो आप पहले जो पदार्थों की अवस्था वाला पहली अपनी क्लास थी उसको लिंक में नीचे जाकर देख लें, ताकि आपको आज की क्लास है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो और जिसने भी अपने चैनल है ये राजेंद्र कुमावत के नाम से इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर कर लें दोस्तों के अंदर। तो अब देखो, हमने 3 स्टेज पढ़ी थी, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेज पढ़ी थी। अब इन 3 स्टेज के अंदर यानी एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है, दूसरी अवस्था पहली में या दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था में किस तरह से बदलती है, क्या कारण रहते हैं इनके बदलने के, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखो, इन अवस्था के बदलाव के अंदर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चीजों का आप ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो तापमान और एक हो गया दाब, टेम्परेचर और प्रेशर। इन 2 बातों का आप ध्यान रखना कि तापमान के बदलाव से भी अवस्था बदलती है और हम दाब के अंदर चेंज करते हैं या दाब लगाते हैं, दाब हटाते हैं तो भी अवस्थाएं चेंज होती है। जैसे मतलब कि कोई ठोस पदार्थ हमारे पास में है, जैसे बर्फ किसका एग्जाम्पल है? ठोस का है, सॉलिड स्टेज है। अगर हम उसको तापमान यानी कम मात्रा में या हम थोड़ी मात्रा में उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यानी इसको गर्म करें, हम हीट करें, तो क्या होगा? किस में चेंज हो जाएगा? वो द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब द्रव में चेंज हो गया। अब द्रव को और ज्यादा गर्म करो, और ज्यादा हीट करो इसको, तो क्या होगा? तो जैसे ही हम द्रव को गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वो गैस के अंदर बदल जाएगा। तो पहला कारण ये देखो कि तापमान के कारण अवस्थाएं चेंज हुई है ना। तापमान के कारण हमने क्या किया? ठोस को गर्म किया, द्रव में चेंज हुआ, और द्रव को और अधिक गर्म किया तो किस में चेंज हो गया? वो वाष्प के अंदर चेंज हो गया। नॉर्मली हम घरों के अंदर देखते हैं, हम जैसे मतलब पानी को गर्म करते हैं, सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, तो आप देखते हो कि जिस पात्र में गर्म करते हैं, जैसे ये पात्र है और इस पर आप गर्म कर रहे हो इसको, तो इस पर आपको इस तरह से वाष्प यानी भाप जाती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो जल था वो किस में चेंज हो गया? वाष्प या गैस के अंदर चेंज हो गया है। दूसरा दाब, वो भी हमने कल बात की थी, कल की क्लास में हमने बात की थी कि गैस पर हम दाब डालेंगे, गैस को अगर हम गैस पर हम दाब डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। जैसे एलपीजी टंकियां हैं, एलपीजी गैस है ना, टंकी के अंदर क्या किया जाता है? उसको दाब के द्वारा उसको प्रेशर दिया जाता है, तो गैस है वो किस में चेंज हो जाती है? द्रव में। हालांकि वो है गैस ही, लेकिन उसकी अवस्था क्या हो गई है? द्रवित हो गई है, द्रव अवस्था के अंदर वो चेंज हो गया। अब ये तो बात सिंपल बात है कि हमने तापमान बढ़ाया, द्रव में चेंज हो गया और द्रव गैस में चेंज हो गया। अब इसका कारण क्या रहता है? कुछ ना कुछ तो कारण रहता है। हमने तो गर्म किया, ये तो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है कि ये द्रव में चेंज हो गया या गैस में चेंज हो गया, तो इसके कारण भी रहते हैं। इसके लिए उत्तरदायी रहती है ऊर्जा। अब 2 ऊर्जाएं होती है, उनको अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस कारण से ठोस द्रव में बदली, ठीक है, या ठोस के अणु है वो द्रव के अणुओं में चेंज हुए और द्रव के अणु है वो गैस के अंदर कैसे चेंज हुए। तो कौन सी आपकी ऊर्जा है? देखो, तो ये देखो, हमारे पास 2 ऊर्जाएं रहती है, हमारे पदार्थ के अंदर 2 ऊर्जा रहती है। कौन कौन सी? एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा।
जब कोई वस्तु या जब कोई पदार्थ है वो अपनी स्थिति यानी अपनी जगह पर निश्चित है, जैसे ये मान लो कि बर्फ का पदार्थ है या मतलब किसी जगह पर रखा हुआ कोई गोला है, जैसे मतलब वो बहुत ऊंचाई पर या दीवार की ऊंचाई पर क्या है एक गोला रखा हुआ है, ठीक है, या पत्थर रखा हुआ है, जब तक वो अपनी जगह है तब तक तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज, यानी ऐसी ऊर्जा जिसको हम उपयोग में नहीं ले, हमारे पास ऊर्जा तो होती है लेकिन हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं उसको, ठीक है। जिस तरह से पत्थर एक जगह या कोई वस्तु एक जगह स्थित है वो, या तीर कमान के अंदर जैसे हमने कमान उसको खींच के रखा है, हमने खींच के रखा, जब तक उसको छोटा नहीं तीर को तब तक हमारे पास वो ऊर्जा स्थिर है, यानी वो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। जब उसको छोड़ देंगे तो तीर क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है, तब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। इसी तरह से अगर ये पत्थर को हमने क्या किया, थोड़ा गर्म किया या उस पर दाब या उसको थोड़ा हिलाया, उसमें थोड़ी ऊर्जा डाली तो वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ इस गतिज ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, अवस्थाएं चेंज होती है। इसी तरह से ये बर्फ का होता है, बर्फ है भी हमने कल बात की थी कि बर्फ के अणु होते हैं वो स्थिर रहते हैं, एक जगह पर निश्चित जगह पर होते हैं, उनका निश्चित आकार रहता है, ठीक है, या निश्चित दूरी पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे ही हमने इनको हीट किया, गर्म किया, इनको गर्म किया तो क्या हो गए, अणु दूर दूर भागने लगे। जैसे ही गर्म किया तो उनके अंदर जो ऊर्जा थी ना, स्थिति इकट्ठी हुई ऊर्जा थी, वो क्या हो गई, किसका रूप ले लिया, गतिज ऊर्जा का रूप ले लिया। किसका ले लिया, गतिज का। और वो चेंज किस में हो गई, द्रव में। गतिज ऊर्जा का रूप लिया और किस में चेंज होगी, द्रव में चेंज हो गई। यानी जैसे ही गर्म किया तो ये अणु क्या हो गए, एक दूसरे से दूर भागने लगे और एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के कारण होता है, ठोस है वो द्रव के अंदर बदल गया। अब इनके अंदर इनको और अधिक गर्म किया तो गतिज ऊर्जा और अधिक हो गई। क्या हुआ कि जैसे ही हमने और अधिक गर्म किया तो क्या हुआ, जैसे गतिज ऊर्जा का मान है वो बढ़ गया। अब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ा तो अणु दूर दूर जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, गैस का निर्माण हो जाएगा। तो अवस्था में बदलाव का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है गतिज ऊर्जा का। और हमें पता होना चाहिए कि हम किसके द्वारा बदलाव कर सकते हैं, तापमान बढ़ाकर या घटाकर, या फिर दाब घटाकर या बढ़ाकर हम अवस्थाओं को परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगर हमने द्रव के अंदर यानी ठोस से द्रव की तरफ गए, गतिज ऊर्जा का मान क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, यानी ठोस से द्रव बना, यानी अणु दूर दूर भाग रहे हैं, गतिज ऊर्जा अणुओं में गति आ गई, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ा। अगर वापस हमने क्या किया, इसको ठंडा किया या हिमीकरण किया इसको, है ना, यानी ठंडे वातावरण के अंदर रखा, तब क्या हुआ, द्रव किस में बदल गया, वापस ठोस के अंदर। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, गतिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी। आगे बात समझ में। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि अगर हम मान लो किसी वस्तु को ठोस को गर्म में चेंज कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं और द्रव में बदल रहे हैं, तो क्या गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, और द्रव से वापस ठोस में बदल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा का मान कम हो रहा है। तो दो चीज उत्तरदायी रहती है, तापमान बढ़ा घटाकर हम अवस्था बदल सकते हैं, और दाब को बढ़ा या घटाकर हम अवस्थाओं में बदलाव कर सकते हैं। अब देखो कई बार परिभाषाएं पूछ लेते हैं, जैसे मतलब पिछले वर्ष के आप पिछले जो अपने डी ग्रुप हुआ था उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जैसे मतलब अंतिम वाले पेपर ऐसे हो गए तो उनके अंदर ये कंडीशन थी, उन्होंने डेफिनेशन पूछना शुरू कर दी, डेफिनेशन की गलनांक बिंदु क्या होता है, ठीक है, क्वथनांक बिंदु क्या होता है, हिमीकरण क्या होता है, ठीक है, उद्रापातन है वो क्या होता है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। कल हमने एक जो किया था, कौन सा, एक डायग्राम किया था इस तरह का, इस तरह ठोस, द्रव और गैस, इस तरह का हमने कुछ डायग्राम किया था, ठीक है। अब उस डायग्राम के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इनकी परिभाषाएं लेते हैं, हर बिंदु की हम परिभाषा लेते हैं, हर वर्ड की परिभाषा देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है और कौन से बिंदु को क्या कहते हैं।
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं और एग्जाम के अंदर हर बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हमारे परिभाषा में बात करेंगे प्रसार के बारे में। प्रसार का मतलब होता है फैलना, यानी कोई वस्तु को, यानी कौन सी वस्तु को हम गर्म करें, यानी कोई वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके अणु हैं वो क्या हो जाते हैं, वातावरण के अंदर ज्यादा फैलते हैं या उनमें स्मेल आती है, यानी कोई ना कोई गंध आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रसार। तो जब हम कोई वस्तु को गर्म करते हैं, कोई भी पदार्थ है उसको क्या किया हमने, गर्म करने पर उसमें प्रसार होगा, गर्म करने पर प्रसार उत्पन्न होगा। जैसे मतलब हम कोई भी वस्तु गर्म करते हैं या कोई मतलब है, जैसे हमारे घर के अंदर कुकर है, कुकर की जैसे ही सीटी बजती है तो क्या होता है, उनमें से गैस निकलती है, वाष्प निकलती है ना, ठीक है, तो हमें स्मेल आ जाती है, उसकी गंध आ जाती है कि किस तरह की खुशबू है वो हमें पता चल जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रसार कौन से अवस्था वाले पदार्थ का होगा, गैस का। सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का। तो पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा प्रसार कौन सी वस्तु का होता है, तो गैसीय जितनी भी वस्तुएं हैं उनका प्रसार सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव का और ठोस का, उससे कम ठोस का। तो ठोस का तो बिल्कुल ना ही मानो आप, ठोस का बहुत ही कम होता है, यानी कहने का मतलब उनमें गंध हमें बहुत ही कम आती है, स्मेल इनकी बहुत कम आती है। लेकिन गैसीय कोई भी पदार्थ है, कोई भी गैसीय पदार्थ है, उनकी स्मेल आ जाती है, परफ्यूम लगाते हैं तो भी गंध आ जाती है उसकी, गुलाब की सुगंध होती है वो भी हमें आ जाती है, कोई भी मिठाई वगैरह है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो बन रहा है उसकी जिसमें से वाष्प निकल रही है तो वो वाष्प हमारे नाक तक सबसे पहले पहुंचती है। तो प्रसार सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है, ये ध्यान रखना। अब पूछ ले प्रसारण सबसे ज्यादा किसका, गैस का, और सबसे कम किसका होता है, ठोस का होता है। प्रसार होता क्या है, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उनमें से कुछ गैसें निकलती है जिससे हमें स्मेल आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं। नेक्स्ट बिंदु हमारा दूसरा देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गलनांक बिंदु। तो भाई गलनांक बिंदु क्या होता है, हमने क्या कहा कि जब हम कोई ठोस वस्तु को, यानी कोई भी ठोस पदार्थ है उसको गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। यानी वह पॉइंट आप देखो, जिस पॉइंट पर कोई वस्तु द्रव में बदलना शुरू होती है ना, जिस तापमान पर कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है वो ठोस से द्रव में परिवर्तन होना शुरू होता है, उस तापमान या उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु बोलते हैं। जैसे ठोस को हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर वो किस में चेंज हो गया, द्रव में। यानी जिस बिंदु पर कोई ठोस पिघलना शुरू होता है या द्रव में बदलना शुरू होता है उस बिंदु को मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कहते हैं। तो आप परिभाषा इसकी ध्यान रखना कि किसी ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और जो टेम्परेचर आता है, जो टेम्परेचर रहता है जिस पर वो गलना शुरू होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब कुछ पदार्थों की हम बात करें, वो काफी इंपॉर्टेंट पदार्थ है और पीछे के मैं बार बार कह रहा हूँ डी ग्रुप के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन हैं और हर एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटिव गलनांक और क्वथनांक में से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से पदार्थ का गलनांक कितना है या गलनांक बिंदु होता क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरह क्वेश्चन होता है। तो कुछ पदार्थों में हम बात करते हैं, तो आप इधर ध्यान दो कि बर्फ है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका गलनांक बिंदु ध्यान रखना कि बर्फ का कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मरकरी, यानी मरकरी या पारा होता है, ये है तो धातु लेकिन इसकी अवस्था है वो किस तरह से रहती है, आपके लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो यही होता है, पारा ही होता है। मरकरी या पारा है, इसका गलनांक क्या होता है, 357 डिग्री सेल्सियस होता है। मोम है, उसका भी ध्यान रखना, मोम का कितना होता है, 63 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इन तीनों का गलनांक बिंदु ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से इसका बर्फ का पूछा गया है, पारा का पूछा गया है, मोम का पूछा गया है। अगर और भी आपको बुक के अंदर मिले कि गलनांक बिंदु किसी पदार्थ का, तो आप उसको आसानी से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है,
तो भाई गलनांक बिंदु हो गया, होता क्या है ये समझ में आगे बात। किसी ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। अच्छा, आगे बात करते हैं अपने क्वथनांक की। तीसरा हमारा पॉइंट है क्वथनांक या वाष्पीकरण। अब इसके अंदर क्या होता है, पीछे गलनांक में तो क्या हो रहा था, ठोस से द्रव बन रहा था। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी हमारे पास द्रव पदार्थ है उसको हम गर्म करेंगे। द्रव को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? वाष्प का निर्माण हो जाएगा, यानी उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे उबलेगा तो उसमें से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। कि जब क्या होता है, द्रव गैस में बदल जाता है। जब किसी द्रव को उबाल कर किस में बदला जाता है? गैस में। द्रव को उबाल कर किस में बदला जाता है? गैस में बदला जाता है। वह टेम्परेचर रहता है, यानी जिस टेम्परेचर पर, आप परिभाषा सिंपल ध्यान रखना कि जिस टेम्परेचर पर या जिस तापमान पर किसी भी द्रव को उबाल कर गैस के अंदर परिवर्तन किया जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक, या उस क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। इसके अंदर भी एक दो पदार्थ के जीव है इंपॉर्टेंट है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है या क्वथनांक बिंदु है वो कितना है। अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्या? क्वथनांक बिंदु। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि 78 डिग्री सेल्सियस होता है वो क्या होता है? क्वथनांक बिंदु होता है। और जल का कितना होता है? जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है? उबलना शुरू हो जाता है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है आपने कि क्वथनांक का पूछा जाए तब आप क्या कहोगे कि वह बिंदु या वह तापमान है जिस पर कोई द्रव है वो गैस के अंदर परिवर्तन हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बिंदु। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। आगे बात समझ में। और ये जो तापमान दिया हुआ है इसको आप खास करके ध्यान रखना। जब किसी गैस को द्रव में बदला जाता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। यानी गर्म करते थे तब तो क्या होता था? द्रव हमारा किसे बदल रहा था? गैस से बदल रहा था। अणु दूर दूर जा रहे थे, यानी इस तरह से गैस के अणु दूर दूर थे, उनको इकट्ठा किया है और पास पास में लेके आए हैं, ठीक है, यानी द्रव का निर्माण किया है। तो संघनन के लिए आप क्या करोगे? या तो आप गैस में शीतलन करोगे, यानी वहां ठंडा करोगे उसे, तब वो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदलेगा। या आप क्या डालोगे? इस पर दाब डालोगे, ठीक है, यानी गैस के अणुओं पर प्रेशर डालोगे तब वो किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में चेंज हो सकता है। तो हमारा डेफिनेशन इसकी क्या बनती है? संघनन क्या होता है कि गैस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्वेश्चन आया हुआ है डी ग्रुप का पीछे रेलवे का, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वे गैस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ध्यान रखना, संघनन। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो कंडेंसेशन कहते हैं इसे। आगे बात समझ में। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट बिंदु हमारा है हिमीकरण, फ्रीजिंग। हिमीकरण समझते हो? हिमीकरण नहीं समझो आप, यहां पर ये जो टॉपिक है वो इसका नाम हिंदी में न समझकर आप इंग्लिश में अच्छा समझोगे। फ्रीजिंग, समझ गए ना? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीज के अंदर ठंडा करना। नाम से पता चल रहा है ना, फ्रीजिंग, ठंडा करना, है ना। अभी देखो, संघनन में हमने क्या किया? गैस को बदला किसमें? द्रव में। संघनन कहलाता है। अब हमारे पास में द्रव है, द्रव को बदलेंगे ठोस में, द्रव को बदलेंगे ठोस में, यानी बर्फ जमानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे? द्रव को फ्रीज के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी? ठंडा शीतलन होगा ना। फ्रीजिंग करेंगे तो शीतलन में रखेंगे तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। कोई भी वस्तु है वो ठोस अवस्था में बदल जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी हिमीकरण की? जब किसी द्रव को शीतलन वातावरण में रख कर या फ्रीजिंग करके हम क्या करते हैं? ठोस में बदल देते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? हमें हिमीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। हिमीकरण नाम में कंफ्यूज हो जाते हो तो इंग्लिश क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश भी आई होती है, इंग्लिश को देख लेना ताकि समझ में आ जाए। फ्रीजिंग लिखा होगा तो फ्रीजिंग क्या होता है? हमारा द्रव को ठोस में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है। बिल्कुल सिंपल बातें, सिंपल बातें हैं बिल्कुल भी।
बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चीज को एक दूसरे से मेल मिलाना है इनको। अगर समझ में आ गया तो आसानी से आपके हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उद्रापातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है हर बार क्वेश्चन के अंदर, कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना बुकों के अंदर, लगभग क्या पढ़ लेते हैं कि ठीक है कि ठोस को द्रव में बदल रहे हैं, गलनांक है, ठीक है, और द्रव है वो किस में बदल रहा है, ठोस है वो किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, गलनांक द्रव है वो किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। तो क्या हो गया, क्वथनांक निकल गया उसका, या वाष्पीकरण हो गया। वापस गैस है वो द्रव में बदल जाएगी, संघनन हो जाएगा, और अपनी द्रव है वो वापस ठोस में बदल के हिमीकरण हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी तो सोचना है, अब ये क्या है उद्रपातन। उद्रपातन के अंदर देखो क्या होता है कि कोई भी ठोस है हमारे पास, उसको अगर हम गर्म करते हैं या कोई क्रिया करवाते हैं तो हकीकत में तो वो बदलना चाहिए किसमें, द्रव। ऐसा ही होता है, ठोस द्रव गैस, ऐसा ही तो बनता है। ठोस होता है, ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस, ऐसा ही तो बनता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपने। लेकिन उद्रपातन क्रिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ठोस से सीधा गैस का निर्माण होता है। कि जब हम क्रिया करवाते हैं ठोस को और उद्रपातन क्रिया करवाते हैं ना, तब क्या होता है, ठोस सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस क्रिया को उद्रपातन क्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल ज्यादा पूछते हैं कि ये एग्जाम्पल कौन सी क्रिया विधि का है, ठीक है, ये पदार्थ है वो कौन सी क्रिया विधि से किस में बदलता है, या ठोस से गैस में बदलने वाला पदार्थ कौन सा है। तो आप ध्यान रखना, 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल है नैप्थलीन की गोली। अलमारी में कपड़ों में डालते हैं ना, कपड़े खराब नहीं हो इसलिए हम क्या डालते हैं, नैप्थलीन की गोलियां डालते हैं। अब कुछ समय के बाद हम कपड़ों को देखते हैं तो उनमें से नैप्थलीन की गोलियां गायब होती है। ऐसा क्यों? बनना तो क्या था, ठोस थी, नैप्थलीन की गोलियां ठोस थी, बनना तो द्रव था, लेकिन गायब होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से सीधी क्या बनी थी, गैस बनी है, द्रव नहीं बना है, द्रव नहीं बना है। द्रव बनता तब हमें दिखाया था, गैस बनी है तो गैस तो दिखाई नहीं देगी, गायब हो जाती है। दूसरा कपूर। कपूर है वो भी क्या है, उद्रपातन क्रिया करता है। जैसे ही कपूर को जलाते हैं, जैसे पूजा है अर्चना करते हैं, आरती वगैरह, तो उसमें कपूर को जलाते हैं तो उसका द्रव नहीं बनता, सीधा गैस बनता है। अच्छा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक आप ध्यान रख लेना आयोडीन। तो ये 4 एग्जाम्पल है, इनको खासकर ध्यान रख लेना। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भी उद्रपातन क्रिया निभाने वाले, उद्रपातन क्रिया दर्शाने वाले पदार्थ बताइए, या ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, ऐसा कोई पदार्थ के उदाहरण बताइए। तो नैप्थलीन है, कपूर है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और आयोडीन है। ये आप 4 एग्जाम्पल ध्यान में रखना। अब देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करके मैं बता देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा। कि हमने क्या देखा कि हमारे पास, हमारा मतलब ये है कि पदार्थों की अवस्था में बदलाव कैसे आता है। तो 2 चीजों से आ रहा है, तापमान और दाब। अगर तापमान, ठोस को अगर गर्म करेंगे हम किसमें बदलेगा, द्रव में, द्रव को गर्म करेंगे गैस में, और गैस को वापस अगर हम दाब डालेंगे तो किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ये बात थी। अब इसके लिए उत्तरदायी, इसका कारण क्या होता है कि अवस्थाएं चेंज होती है, इसके लिए उत्तरदायी रहती है ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उत्तरदायी रहती है कि अगर मान लो कि इनको हम गर्म करते हैं, ठोस के अणु को या ठोस को गर्म करते हैं, तो इसके अंदर जो अणु होते हैं ना, वो गति करना शुरू कर देते हैं। पहले नजदीक नजदीक थे, जैसे ही उनको गर्म किया तो वो भागना शुरू कर देते हैं। तो किसका निर्माण, द्रव का। द्रव को और अधिक करेंगे तो अणु है वो और आगे भागेंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, गैस का निर्माण हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके लिए उत्तरदायी रहती है गतिज ऊर्जा रहती है। पहले हमारे पास कोई वस्तु होती है, उसके बीच होती है स्थितिज ऊर्जा। जब हम उस पर कोई ना कोई क्रिया करवाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्रम ये चलता है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ रही है ना गतिज ऊर्जा, तब तो क्या है क्रम ये चलेगा। और अगर कम हो रही है तो क्या है क्रम ये चलेगा, गतिज कम, यानी गैस से द्रव बनना गतिज ऊर्जा कम और द्रव से वापस ठोस बनना ये भी गतिज ऊर्जा का मान है वो कम हो रहा है। आगे बात समझ में। उसके बाद हमने 3-4 बातें की थी, किन किन के बारे में, एक प्रसार, गलनांक बिंदु, क्वथनांक और संघनन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, इन सब की हमने परिभाषाएं की थी, है ना। तो इनकी परिभाषाएं आप ध्यान में रखना। प्रसार का मतलब है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा अणु फैलते हैं, वो होता है प्रसार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रसार किसका होता है, गैसीय पदार्थों का। गलनांक बिंदु, जिस बिंदु पर ठोस है वो पिघलना शुरू हो जाए वो गलनांक बिंदु, कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाए वो क्वथनांक बिंदु होता है। संघनन क्या होता है, गैस को हिमीकरण या ठंडा करके हम द्रव में बदलेंगे या इकट्ठा करेंगे अणुओं को, संघनन। हिमीकरण, हिमीकरण क्या होता है, द्रव को किस में बदलना, ठोस में बदलना, हिमीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस को सीधा गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन। अब तक जो भी हमने किया है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, ताकि अगले वीडियो के अंदर हम वो बातें वो कंफ्यूज होगा वो अपने बात कर लेंगे, उस पर जो भी कंफ्यूजन होगा उस पर हम बात कर लेंगे। तो जो ये वीडियो है, जो ये लिंक है, चैनल है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो बेहतर दिन का जो क्रैश कोर्स चल रहा है एनटीपीसी का वो हमारा जल्दी हो जाए और सभी ज्यादा से ज्यादा साथियों को फायदा हो इस चीज का। तो हमारा टारगेट है कि आप सिलेक्शन दें, साइंस से देना ही देना है कि साइंस के अगर जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो सारे के सारे हमें आते होने चाहिए, हमें एग्जाम के अंदर आने चाहिए, किसी और को आए नहीं आए। जिन्होंने ये वीडियो देखा है, जिन्होंने पूरे बेहतर दिन का हमारा बैच लगाया है, उसको तो आएंगे 100% आना ही होगा उनके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करें, और चैनल है जो राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।